गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी भी दफ्तर, किसी भी टीम की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जिसे लेकर शायद सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी हैं। विषय है फीडबैक। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में वो सालाना मीटिंग की तस्वीर आती है, जहां मैनेजर एक फॉर्म लेकर बैठता है और बताता है कि आपने पूरे साल क्या सही किया और मतलब क्या गलत। सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये एक डरावना अनुभव होता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सर्वे बताते हैं कि कर लगभग 80% कंपनियां मानती हैं कि उनका फीडबैक सिस्टम असरदार नहीं है। कर्मचारी उससे खुश नहीं है, मैनेजर उसे एक बोझ समझते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का बड़ा सवाल यही है, अगर फीडबैक इतना जरूरी है तो हम इसे देने और लेने में इतने खराब क्यों हैं? हमारे पास जो सामग्री है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि एक बेकार की सालाना रस्म और एक वाकई असरदार फीडबैक कल्चर में क्या फर्क होता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो पारंपरिक फीडबैक का तरीका है, इसमें बुनियादी गड़बड़ कहाँ है? हमारी सामग्री कहती है कि इसकी शुरुआत ही गलत आधार पर होती है। जैसे एक मैनेजर का कहना, आपका काम उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ये एक बहुत ही आम फीडबैक है, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार है। ये बेकार इसलिए है क्योंकि दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, कहाँ, किस काम में, क्या उम्मीद थी। ये अस्पष्ट है। जब फीडबैक अस्पष्ट होता है तो हमारा दिमाग उसे एक हमले की तरह देखता है और हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। एक अच्छे फीडबैक सिस्टम की पहली शर्त है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी, और विशिष्टता। आपकी रिपोर्ट में और सटीक डेटा और बेहतर फॉर्मेटिंग की जरूरत है। ये सुनकर कर्मचारी को पता चलता है कि उसे ठीक क्या करना है। हमला महसूस नहीं होता, बल्कि एक एक्शन पॉइंट मिलता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। अक्सर मैनेजर समस्या को व्यक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि रिपोर्ट में गलतियां थीं, वो कहते हैं आप लापरवाह हैं। ये तो सीधा चरित्र पर हमला हो गया। हाँ, और यहीं पर फीडबैक का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। नियम बहुत सरल है, व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दें। आप किसी की पर्सनैलिटी नहीं बदल सकते, लेकिन आप किसी व्यवहार या काम करने के तरीके को सुधारने में मदद कर सकती हैं। आप लापरवाह हैं, एक लेबल है। इस रिपोर्ट की डेडलाइन मिस हो गई, एक तथ्य है। तथ्यों पर बात हो सकती है, सुधार हो सकता है, लेबल पर सिर्फ बहस होती है। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ही यही है, समस्या बताओ लेकिन साथ में समाधान का रास्ता भी सुझाओ। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि मैनेजर्स ऐसा करते क्यों हैं? क्या उन्हें टकराव पसंद है? ये बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। हमारी सामग्री इशारा करती है कि असल में आलोचना का डर सिर्फ सुनने वाले को नहीं होता, बल्कि देने वाले को कहीं ज्यादा होता है। मैनेजर्स को लगता है कि सच बोलने से रिश्ते खराब हो जाएंगे, टीम का माहौल बिगड़ जाएगा, जबकि रिसर्च ठीक इसका उल्टा बताती है।
90% से ज्यादा कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें रचनात्मक आलोचना मिले, बशर्ते वो सही तरीके से दी जाए। तो असल समस्या आलोचना नहीं, बल्कि मैनेजर्स में उस सही तरीके की ट्रेनिंग की कमी है। वो मुश्किल बातचीत से बचने के लिए या तो चुप रहते हैं, या फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो अस्पष्ट और व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि अच्छे फीडबैक की नींव सिर्फ सही शब्द नहीं, बल्कि एक सही माहौल है। एक ऐसा माहौल जहां फीडबैक देना और लेना दोनों सुरक्षित महसूस हों, जहां ये सिर्फ मैनेजर से कर्मचारी तक एक तरफा आदेश ना हो, बल्कि एक दो तरफा संवाद हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब तक कर्मचारी को अपनी बात रखने, सवाल पूछने और असहमति जताने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक फीडबैक एक फरमान ही रहेगा, बातचीत नहीं बनेगा। और ये बातचीत गोपनीय और निरंतर होनी चाहिए, रेगुलर। साल के अंत में एक बार बम फोड़ने से कहीं बेहतर है कि पूरे साल छोटी छोटी समय पर बातचीत होती रहे। तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, साफ बात करो, समय पर करो, व्यवहार पर ध्यान दो। लेकिन मैं सोच रहा हूं, अगर मैं कंपनी का लीडर हूं तो ये सब थ्योरी जमीन पर कैसे उतरेगी? हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ दिलचस्प तरीकों की बात करती है। सबसे आम और शायद सबसे बदनाम तरीका है सालाना प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, ये वो क्लासिक मॉडल है। साल में एक बार मैनेजर और कर्मचारी बैठते हैं, पिछले 12 महीनों के काम का पोस्टमार्टम होता है, रेटिंग दी जाती है और अक्सर प्रमोशन या वेतन वृद्धि इसी पर तय होती है। इसका फायदा ये है कि ये एक औपचारिक रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन इसकी कमियां वो तो बेशुमार हैं। पहली, इसमें रीसेंसी बायस होता है, यानी मैनेजर को पिछले 1-2 महीने का काम ही याद रहता है, साल भर का नहीं। दूसरा, जब फीडबैक को सीधे पैसे से जोड़ दिया जाता है तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सारा ध्यान सिर्फ अच्छी रेटिंग पाने पर लग जाता है। हाँ, इसी कमी को दूर करने के लिए शायद ये 360 डिग्री फीडबैक वाला आइडिया आया होगा। सुनने में तो ये बहुत लोकतांत्रिक और आधुनिक लगता है कि सिर्फ बॉस ही क्यों, आपके साथ काम करने वाले, आपके नीचे काम करने वाले सब आपको फीडबैक दें। हाँ, इसका विचार बहुत शक्तिशाली है। इसका मकसद किसी एक व्यक्ति के नजरिए की बजाय एक समग्र तस्वीर पेश करना है। एक मैनेजर शायद आपको आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पर फीडबैक दे, लेकिन आपके सहकर्मी ये बेहतर बता सकते हैं कि आप टीम के साथ मिलकर काम करने में कितने अच्छे हैं। लेकिन क्या ये असलियत में काम करता है? मुझे तो लगता है कि इससे ऑफिस की राजनीति और बढ़ सकती है। लोग अपने दोस्तों को अच्छे रिव्यू देंगे और जिन्हें पसंद नहीं करते उन्हें गुमनाम होकर निशाना बनाएंगे। इसे लॉग रोलिंग कहते हैं ना, मैं तुम्हारी पीठ को लाता हूं, तुम मेरी खो जाओ। आपने इसकी सबसे बड़ी चुनौती की बात की है, और हमारी सामग्री इस पर बहुत जोर देती है कि अगर 360 डिग्री फीडबैक को बिना तैयारी के लागू कर दिया जाए तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसकी सफलता 2 बातों पर टिकी है। पहली, इसका मकसद कभी भी प्रदर्शन का मूल्यांकन या रेटिंग देना नहीं होना चाहिए। इसका एकमात्र मकसद विकास और आत्म जागरूकता होना चाहिए। ये फीडबैक सिर्फ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसके मैनेजर को भी नहीं, ताकि वो बिना डरे अपनी कमियों को समझ सके। अच्छा, तो ये प्रमोशन तय करने का टूल नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट का टूल है। बिल्कुल। और दूसरी शर्त है ट्रेनिंग। फीडबैक देने वालों को सिखाया जाना चाहिए कि रचनात्मक और व्यवहार आधारित फीडबैक कैसे दें, वरना ये एक गॉसिप सेशन बनकर रह जाता है। जब सही तरीके से किया जाता है तो ये बहुत कारगर हो सकता है, लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो अगर सालाना मूल्यांकन बहुत धीमा है और 360 डिग्री बहुत जटिल, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? आजकल बहुत सी कंपनियां एक अलग ही दिशा में जा रही हैं। हाँ, और वो दिशा है निरंतर फीडबैक की, कंटिन्यूअस फीडबैक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नियमित 1-to-1 बैठकें। ये मैनेजर और कर्मचारी के बीच हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में होने वाली अनौपचारिक बातचीत है। इनका एजेंडा सिर्फ काम की अपडेट लेना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि कर्मचारी कैसा महसूस कर रहा है, उसे कहाँ मुश्किल आ रही है और उसके करियर के लक्ष्य क्या हैं। इन बैठकों से एक भरोसे का रिश्ता बनता है, और जब भरोसा होता है तो फीडबैक देना और लेना दोनों बहुत आसान और स्वाभाविक हो जाता है। ये साल में एक बार होने वाले ऑपरेशन की तरह नहीं, बल्कि रोज की सेहतमंद आदत की तरह है। इसी से जुड़ा एक और तरीका हमारी सामग्री में है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, जिसमें आप खुद को आईने में देखते हैं। ये मुझे दिलचस्प लगता है क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि दूसरा ही हमारी कमियां बताएगा। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब मैनेजर कर्मचारी से कहता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले आप बताइए,
आपको क्या लगता है, क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हो सकता था? तो आप कर्मचारी को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब इंसान खुद अपनी कमी को पहचानता है और बोलता है, तो उसके उस पर काम करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और वो फीडबैक की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा बन जाता है, ना कि सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक आदर्श तस्वीर ये बनती है कि एक संगठन में औपचारिक सालाना मूल्यांकन शायद रिकॉर्ड के लिए हो, लेकिन असली काम निरंतर चलने वाली 1-to-1 बैठकों, विकास के लिए कभी-कभी 360 डिग्री फीडबैक और आत्म मूल्यांकन के जरिए होता है। एकदम सही। कोई एक तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। एक अच्छी फीडबैक संस्कृति इन अलग-अलग तरीकों का एक मिश्रण होती है, जो संगठन की जरूरत के हिसाब से तैयार की जाती है। ठीक है, तो अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी ने ये सब लागू कर दिया, एक शानदार सिस्टम बना दिया। इसका नतीजा क्या होता है? कर्मचारियों और कंपनी को इससे क्या फायदा मिलता है? कर्मचारियों के लिए फायदे साफ हैं। सबसे पहले तो भूमिका की स्पष्टता, रोल क्लैरिटी। उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। जब उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है, तो वो सही दिशा में मेहनत कर पाते हैं। समय पर मिली सराहना से प्रेरणा बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि संगठन उनके विकास में दिलचस्पी ले रहा है, जिससे उनका जुड़ाव और वफादारी दोनों बढ़ते हैं। और जाहिर है, अगर कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ेगी। अब कम होते हैं, नए विचार सामने आते हैं और एक मजबूत प्रदर्शन संस्कृति बनती है, एक परफॉर्मेंस कल्चर। ऐसी संस्कृति जहां लोग फीडबैक से डरते नहीं, बल्कि उसे विकास के एक अवसर के रूप में देखते हैं, जहां गलतियां छिपाई नहीं जाती, बल्कि उनसे सीखा जाता है। ये सुनने में तो किसी आदर्श दुनिया जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसे लागू करने में जो समस्याएं आती हैं वो बहुत बड़ी हैं। हमने मैनेजर के डर की बात की, कर्मचारियों के रक्षात्मक रवैये की बात की, लेकिन एक चुनौती है जो शायद इन सब से बड़ी है, और वो है फॉलोअप की कमी। हमारी सामग्री इसे सबसे बड़ी विफलता बताती है। सोचिए, एक मैनेजर ने बहुत हिम्मत करके पूरी तैयारी के साथ एक कर्मचारी को फीडबैक दिया। 1 घंटे तक बातचीत हुई, सुधार के लिए कुछ कदम भी तय हुए, और फिर कुछ नहीं हुआ। न मैनेजर ने 2 हफ्ते बाद पूछा कि उस पर क्या प्रगति हुई, न कर्मचारी ने उसे गंभीरता से लिया। ऐसा होते ही पूरी प्रक्रिया का मजाक बन जाता है। कर्मचारी को लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता थी और अगली बार वो किसी भी फीडबैक को गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल, फीडबैक कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक चक्र है। बातचीत, योजना, कार्रवाई और फिर दोबारा बातचीत। अगर इस चक्र में से फॉलोअप और कार्रवाई को हटा दिया जाए, तो ये सिर्फ हवा में बातें करने जैसा है। इसके लिए मैनेजर्स को सिर्फ मैनेजर नहीं, बल्कि एक कोच की तरह काम करना होता है, जो लगातार अपनी टीम के साथ जुड़ा रहे और उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करें। और यही वो कदम है जहां ज्यादातर संगठन चूक जाते हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि एक असरदार फीडबैक सिस्टम किसी महंगे सॉफ्टवेयर या जटिल फॉर्म के बारे में नहीं है। ये एक संस्कृति बनाने के बारे में है, एक ऐसी संस्कृति जो पारदर्शिता, भरोसे और लगातार सीखने की इच्छा पर आधारित हो। ये एक 2 तरफा निरंतर चलने वाला संवाद है, जिसका मकसद सिर्फ कमियों को उजागर करना नहीं, बल्कि लोगों की क्षमताओं को बाहर लाना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू भी है। आप फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं? हाँ, हम हमेशा फीडबैक देने की कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक। लेकिन क्या फीडबैक लेने की कला, आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर सामने वाला उसे सही भावना से, सीखने की नीयत से लेने के लिए तैयार ही ना हो, तो दुनिया का सबसे अच्छा फीडबैक भी बेकार है। शायद असली पेशेवर विकास इस बात में नहीं है कि हमें कितनी तारीफ मिलती है, बल्कि इस बात में है कि हम आलोचना को कितनी शालीनता और खुलेपन से स्वीकार कर पाते हैं। इस पर भी सोचना जरूरी है।